हेलो गाइस, वेलकम टू रंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पुजान और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल में 25 प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास से आते हैं। तो उसी कोर्स को कंप्लीट करते हुए हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देख लिया था, फिर इसके लिए जो सामान्य तौर पर शहर और गांव के लोग होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, इसको कल हम लोगों ने विस्तार से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रवृत्ति। जो भारतीय कृषि है, कृषि तो हर देश में होती है, अमेरिका में भी होती है, तुर्की में भी होती है, रूस में भी होती है, यूरोप में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, जो भी थोड़ा बहुत होती है। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की प्रवृत्ति और विशेषताएं, कि भारत की जो कृषि होती है, भारत में जो खेती होती है, भारत के भूभाग पे जो खेती होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। गौर करिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह तो काफ़ी फेमस बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता है भारत में। कृषि प्रधान का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि प्रधानता है कृषि की। अब कोई एक ऐसा गांव है, वहाँ पे हर घर में लोग जॉब करते हैं, तो क्या बोलेंगे, जॉब की प्रधानता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कृषि की प्रधानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमने पढ़ा भी था, कल भी हमने पढ़ा था कि जब देश आज़ाद हुआ तो कितना प्रतिशत उसका योगदान, जो कृषि का योगदान था, भारत के विकास में रहा। अभी कोविड का समय आया था, महामारी फैली थी, लॉकडाउन लगा था, तो आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि जो कृषि है उसने हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, मैं इसको एक लाइन में बताता हूँ। भारत के अंदर, जिसको आप सामान्य तौर पे जीडीपी भी बोलते हैं, भारत के अंदर उत्पादन होने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका मूल्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अब मांग बढ़ेगी, जैसे सपोज करिए कि सबके पास पैसे आ रहे हैं, हैप्पीनेस है, सब लोग जॉब पे जा रहे हैं, अच्छी इनकम है, तो सामान भी खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आई। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप ग्रो करेगी। और जब लोग सामान चीज़ों को खरीदेंगे ही नहीं तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। जब डिमांड घट जाएगी तो कंपनियों को सप्लाई कम करनी पड़ेगी। जब सप्लाई कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वह डिपेंड है डिमांड पे, वह डिपेंड है डिमांड पे। मैं आपको एक डेटा बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में 55% जो योगदान है कंज्यूमर्स का है। जो हम 130-140 करोड़ लोग जो चीज़ें खरीदते हैं अपने खाने पीने पहनने के लिए, उन्हीं से भारत की अर्थव्यवस्था 55% बैलेंस होती है। कितनी होती है, 55%। ठीक है ना। यदि भारत की कमाई 100 रुपये है तो हम जो चीज़ें यूज करते हैं उस पर उसको 55 रुपये मिलता है भारत को। ठीक है, परंपरागत तकनीकी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कृषि की विशेषता को देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमने देख लिया, और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, अब देखते हैं परंपरागत तकनीकी कि भारत की जो कृषि है, जो भारत का एग्रीकल्चर है, वो परंपरागत है। सबसे पहले परंपरागत का मतलब समझते हैं क्या होता है। जो भी परंपराएं भारत में चल रही हैं कि बैलों की सहायता से कृषि करनी है, मौसम पे क्या करना है कि हम तो जुलाई में बीज डालते हैं तो समय देख के डालना, यानी कि अभी जो भारत के लोग हैं वो लेटेस्ट नहीं हुए हैं कि अब की बार का मौसम कैसा होगा, पहले उसकी जानकारी ले लें फिर बीज डालें। वो तो उनको पता ही है कि हमारे दादाजी जुलाई में बीज डालते थे तो हम भी जुलाई में ही बीज डालेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं परंपरागत। नई मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे, जो हमारे पास पशु हैं उन्हीं से जुताई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भारत की कृषि है वह परंपरागत कृषि पे ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, परंपरागत खेती मानव और पशु श्रम, वर्षा तथा गोबर की खाद पर निर्भर करती है। जैसे कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इनको डालने से उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो भी आज भी परंपरागत ही खेती पर कार्य करते हैं। ठीक है ना।
मैं आपको बता दूं कि आप लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, श्रीलंका ने भी यही किया था। उन्होंने अपने देश में घोषणा की थी कि हम अब अपनी एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक करेंगे, और ऑर्गेनिक करने के चक्कर में प्रोडक्शन इतना कम हो गया कि आज वहाँ पे जो गेहूं चावल के दाम हैं वो इतने आसमान छू रहे हैं कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। मैं तो एक न्यूज़ में देख रहा था, शायद 1000 रुपये लीटर तो दूध मिल रहा है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ऑर्गेनिक आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए। इस दौरान कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि हमें अपनी परंपरागत से लेटेस्ट आगे बढ़ना है तो हमें रासायनिक खादों का और उन्नत किस्म के बीजों का, जो बीज हम डालते, देखिए बीज ही निर्धारित करता है कि पेड़ कैसा होगा। जब बीज अच्छा होगा तो वृक्ष भी अच्छा होगा, फसल भी अच्छी होगी, किया जाने लगा था। परंतु आज भी भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। आज की यदि मैं बात करूं, आज के समय की बात करूं, तो विश्व के काफ़ी देशों में परंपरागत से भारत के आज़ादी के बाद विश्व के काफ़ी देशों में उन्नत किस्म की बीजों, रासायनिक खादों, इन सब का प्रयोग होने लगा था। लेकिन भारत को अपने यहाँ करने में काफ़ी समय लग गया। आज भी हम 21वीं सदी में हैं, सन 2022 में हैं, लेकिन आज भी भारत की बहुत सारी जो खेती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ परंपरागत ही होती है। आज भी बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक बीज, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खादें, मशीन उपलब्ध नहीं हैं। वह आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनके पास जो खेत है वो काफ़ी कम है, जोत का आकार काफ़ी कम है, तो बड़े बड़े मशीनें कैसे खरीदेंगे। अब जिसके पास 1-2 हेक्टेयर ही ज़मीन है तो वो बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से खरीद पाएगा, तो परंपरागत ही खेती करेगा। सिंपल सी बात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि समस्याएं हैं, ठीक है ना, कि भारत की परंपरागत खेती जो है उसको यदि लेटेस्ट करना होगा तो उसके लिए काफ़ी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। लेकिन यह सच है कि आज भी भारत में परंपरागत खेती बहुत अधिक क्षेत्रों में होती है। निम्न उत्पादकता, अब भारत में जो कृषि है वह काफ़ी कम उत्पादन उसका होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आज भी 57% लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भारत खुद का पेट नहीं पाल पाता था। कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पर खाने के लिए गेहूँ अमेरिका से मंगाया जाता था। 1966 की घटना आपको याद होगी, ठीक है ना। अमेरिका ने दबाव बनाया था, गेहूँ नहीं देंगे तुमको, ठीक है, तुम्हें पाकिस्तान से युद्ध करना बंद करो। तो कहने का अर्थ क्या है कि निम्न उत्पादकता का भी भारत काफ़ी समय से शिकार रहा है, और आज फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी उसको और सुधारने की आवश्यकता है। भारत में प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक उत्पादकता काफ़ी कम है, जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि जोत का आकार अपेक्षाकृत छोटा होना तथा परंपरागत तकनीकी के माध्यम से खेती करना। जैसे सपोज करिए कि यदि किसी के खेत का जोत का आकार काफ़ी कम है, किसी के पास 3-4 एकड़ ही ज़मीन है, तो कैसे वो 5 लाख का ट्रैक्टर खरीद लेगा, बोरिंग कैसे करवा लेगा, ट्रांसफार्मर कैसे लगवा लेगा, उसकी आय ही काफ़ी कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके पास जो भी संसाधन हैं, बैल हो गए, हल हो गए, उन्हीं से अपना कार्य कर रहा है, तो उनसे आउटपुट काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो निम्न उत्पादकता भी भारत की एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में अनिश्चितता, भारत में लगभग आज भी 29-30% खेतों में पानी की सुविधा हो पाई है। जैसे बोलते हैं ना कि एक गांव है, इसमें पानी की सुविधा है कि नहीं, ट्यूबवेल है कि नहीं, नहर के पास खेत है कि नहीं, या कोई नदी आसपास बहती है कि नहीं। तो सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण अब कोई खेती है, आप खेत में यदि फसल लगाए हुए हैं, यदि पानी उसे उचित समय पर नहीं मिलेगा तो क्या फसल विकास करेगी, उत्पादन उसका अच्छा होगा? नहीं होगा। 2 महीने बारिश नहीं हुई, फसल सूख गया, पत्थर पड़ गए, ओले पड़ गए, फसल सूख गया। अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण अधिकांश कृषि भूभाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। मानसूनी वर्षा का मतलब कि यदि जून में वर्षा हुई तो बीज डाले जाएंगे, जून में वर्षा नहीं हुई तो बीज नहीं डाले जाएंगे। कोई उनके पास साधन नहीं है
कि वह खुद से बीज डाल लें, जब बारिश होगी तो अपना कंटिन्यूस उसको करते रहेंगे। तो भारत के काफ़ी अधिक क्षेत्रों में आज भी पानी की सुविधा अच्छी नहीं है। तो पानी का अभाव होने के कारण उत्पादन में अनिश्चितता होती है कि इस क्षेत्र में समय से यदि बारिश हुई तो फसल अच्छा होगा और समय से यदि बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छा नहीं होगा। यह उत्पादन में अनिश्चितता का प्रमुख कारण है, सिंचाई की सुविधा ना होना। लेकिन वर्षा की निश्चितता और विभिन्न स्थानों पर असमान होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसी बात को मैं बता रहा था कि अब बारिश का तो फिक्स नहीं है कि पिछले साल 7 जून को बारिश हुआ था तो इस साल भी 7 जून को बारिश होगा, यह फिक्स है। ये तो संभव नहीं है, हो सकता है 15 दिन पहले हो जाए, 15 दिन बाद में हो जाए। तो क्या है कि उनके पास कोई परमानेंट साधन नहीं है किसानों के पास, इसलिए सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अब बात करते हैं विविधता। विभिन्न प्रकार की जलवायु और मृदा संरचना कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए इसको समझते हैं, क्या है कि जलवायु और मृदा संरचना। जलवायु मतलब कि बारिश होने का समय और कितनी बारिश होगी। आप यदि जैसलमेर साइड चले जाएं राजस्थान में तो कम बारिश होती है, चेरापूंजी साइड चले जाएं तो अधिक बारिश होगी। तो जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ पर बारिश कम होती है उधर गेहूँ की फसल होती है, जहाँ पर काली मिट्टी होती है उधर कपास की खेती अधिक होती है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जलवायु, बारिश उस क्षेत्र में कितनी होती है, मृदा और वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है कि काली मिट्टी है कि भूरी मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है, ठीक है ना। तो मिट्टी पे प्रत्येक फसल अलग अलग पैदावार देती है। काली मिट्टी है तो कपास अच्छा होगा, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी है, जैसे जो गंगा का दुआब है, गंगा यमुना का जो आसपास का क्षेत्र है उसको दुआब बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर गेहूं की फसल अच्छी होगी। जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर चावल यानी कि धान की फसल अच्छी होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत में जलवायु कि बारिश कब और कितना होती है और उसकी मिट्टी, किस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, पहाड़ी मिट्टी है, ठीक है ना, कि बलुई मिट्टी है, उस पे उत्पादन बहुत अधिक निर्भर करता है। और भारत में तो एक समानता तो है नहीं, इतना विस्तारित ये देश है। उत्तर भारत का मैदानी भाग कृषि उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। उत्तर भारत का मतलब कि गंगा यमुना का जो दुआब है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर का एरिया उत्तर भारत। जबकि दक्षिण भारत में अलग जलवायु एवं मृदा संरचना के कारण फसल उत्पादन का स्वरूप अलग पाया जाता है। सिंपल सी बात है कि यदि मैं इधर की बात करूं दक्षिण भारत की तो इधर की जलवायु और मृदा अलग होती है, और मैं यदि उत्तर भारत की बात करूं तो इधर की जलवायु यानी कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, मिट्टी कैसी है, तो दोनों में अलगाव पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग असम मौसम साइड जाते हैं, दार्जिलिंग साइड, तो चाय का उत्पादन अधिक होता है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी लोकेशन पे, जियोग्राफिकल कंडीशन पे भी निर्भर करेगा कि वहाँ फसल कौन सी होगी और कैसी होगी। एक तो जलवायु हो गया, एक मृदा हो गया और एक जियोग्राफिकल कंडीशन भी हो गया कि पहाड़ी इलाका है कि समतल एरिया है, ठीक है ना। जब आप लोग भूगोल पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। आगे देखते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती अधिक होती है, हमने पढ़ लिया। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विद्यमान है वहाँ गेहूँ का उत्पादन अधिक किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि चावल की खेती के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और आधे जून या पूरा जून, लगभग 5 महीने कंटिन्यूअसली वर्षा चाहिए उसके लिए कि उसकी जो ज़मीन होगी, जब धान का पेड़ लग जाएगा तो ज़मीन सूखनी नहीं चाहिए। तो उतना जो बरसात है जिस क्षेत्र में होगा उधर चावल की खेती अच्छी होगी, ठीक है। अब उसके बाद चावल की खेती होने के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की खेती होती है। तो अक्टूबर और नवंबर में जो गेहूं की फसल होती है उसको 2 या 3 बार भी यदि आप पानी खेत में डाल दिए तो गेहूं की फसल हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर 4-5 महीनों तक पानी चाहिए वहीं पर गेहूं की फसल के लिए मात्र 2 या 3 बार ही पानी चाहिए। तो आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती अधिक होती है। आपको पूछ ले कि चेरापूंजी, ये सब जो एरिया हैं जहाँ पर बरसात अधिक होती है, क्या वहाँ पर किस फसल का उत्पादन अधिक होता है, तो आप लोग आंसर चावल लगाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर
बरसात कम होती है, लेकिन मान लीजिए ट्यूबवेल है, नहर है, तो वहाँ पर गेहूं की पैदावार अधिक होती है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं, अल्प रोजगार व छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि जो है, जैसे सपोज करिए कि हमारे गांव की परंपरा क्या है, यदि एक परिवार में 6 लोग हैं ना, तो 5 बीघे खेती में वो 6 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। अब 1 बीघे में 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो चाहे आप पूरा गांव खेती कर लो, 20 तो होगा नहीं। उसकी एक क्षमता होती है, एक पैदावार होती है, बहुत होगा 12 हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। इस साल धूप अधिक पड़ रही है तो हो सकता है गेहूं पतला हो जाए, जल्दी सूख जाए, ओलावृष्टि हो गई, बर्फ पड़ गया, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब अनिश्चितता जो है वो खेती में काफ़ी अधिक है, जिसको बोलते हैं रिस्क। क्या बोलते हैं? रिस्क। आप यदि 1 महीने काम करिए तो आपकी सैलरी फिक्स होगी, लेकिन हमारा जो किसान है यदि 6 महीने खेती किया तो हो सकता है कि गेहूं कटने, चावल कटने के अंतिम दिन कुछ ऐसा हो जाए कि उससे घर में अनाज ना आए, ओलावृष्टि हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कहने का क्या है कि अल्प रोजगार है, बहुत छोटा सा काम है। कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि 1 वर्ष में 4-5 महीने खेती हुई, फिर 6-7-8 महीने आदमी बैठा है, कोई काम नहीं है, तो रोजगारी अल्प है ना। छिपी हुई बेरोजगारी है, अल्प रोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि कार्य किए जाते हैं वहां अल्प रोजगार व छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक फसल हो गई, अब परमानेंट तो काम है नहीं 12 महीने का, एक फसल 4 महीने में हो गई, 8 महीने व्यक्ति घर बैठा हुआ है। एक लोग का काम था, 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ स्थानों को छोड़कर जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां दोहरी फसलों की खेती होती है। देखो, दोहरी फसल की खेती का मतलब क्या होता है, जैसे कि जून से अक्टूबर तक धान की खेती हुई, तो जैसे ही धान को कट करके अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्ट से अप्रैल स्टार्ट तक गेहूं की फसल लगा दी जाती है। फिर 2-3 महीने बाद जैसे ही अप्रैल बीता, मई और जून के स्टार्ट से धान की जो बीज है बो दिए जाते हैं, फिर अक्टूबर तक धान होता है। तो कुछ स्थानों पर जहां सिंचाई की सुविधा अच्छी है, जहां बरसात अच्छी होती है, वहां पर लगभग 12 महीने में 8 से लेकर 10 महीने तक खेती होती है, ठीक है ना। लेकिन भारत के बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर या तो अत्यधिक बारिश होती है या फिर कम बारिश होती है, तो वहां पर सिर्फ चावल या फिर सिर्फ गेहूं की पैदावार होती है। और ऐसे स्थानों पे बेरोजगारी क्या है, काफ़ी अधिक है, वर्ष में सिर्फ 4-5 महीने ही काम है, और जब काम कम है तो इनकम भी कम होगी, गरीबी अधिक होगी, भुखमरी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कृषि क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं परंतु दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते। यह क्षेत्र सक्षम नहीं है, कृषि कार्य में अधिक के लोग रोजगार के तौर पर संलग्न रहते हैं। देखिए, वही बात मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग PDF में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि रोजगार के तौर पर अधिक के लोग, जितने लोग की ज़रूरत नहीं है उससे अधिक लोग काम करते हैं। जैसे और कोई काम नहीं है, 4 भाई हैं, ठीक है ना, अब चारों 5 एकड़ की खेती करना है, ठीक है, तो क्या हुआ, अल्प रोजगारी है। कहने मतलब कि आवश्यकता नहीं है लेकिन लगे हुए हैं उसी में। मैंने बोला ना, अब 10 क्विंटल से 20 क्विंटल तो कर नहीं पाएंगे, उसकी एक क्षमता होती है, तो 10 से 12 कर लेंगे। तो क्या हुआ, अब एक व्यक्ति यदि 50 क्विंटल उत्पादन कर सकता था तो 5 मिलके यदि सपोज करिए 60 कर लिए, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने, 4 लोगों ने 10 क्विंटल उत्पादन किया, उनसे क्या होगा उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि यह छिपी बेरोजगारी यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है कृषि कार्यों में। आप में से काफ़ी लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, बहुत सारे लोग एक किसान के बेटे होंगे, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा तूफानी चैप्टर नहीं है कि बहुत इसमें रिसर्च हुआ है, न्यूक्लियस की बातें, यहाँ पे रॉकेट साइंस की बातें चल रही हैं, ठीक है ना। आपके ही जनजीवन आसपास की बातें चल रही हैं, बस इसको अपने से, अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर समझ कर पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के कारण, अब कृषि क्षेत्र में पैदावार कम होती है, उसके कारण देखिए आपको भी पता है लेकिन पढ़ते हैं। चूंकि भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में है, इसके बावजूद भारतीय कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले से और आज में, देखो मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं कि आपको पता ही होगा कि जो भारत है वो रूस का दोस्त है और उसका साथ दे रहा है। किसका?
रूस का, ठीक है। और रूस जहाँ पर देश है उसके इस साइड यूरोपियन कंट्री के देश आते हैं, जहाँ पर इंग्लैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्वीडन है, ठीक है ना, ये सब देश आते हैं। तो रूस में गेहूं की पैदावार काफ़ी अधिक होती है। किसकी पैदावार होती है? गेहूं की। और रूस गेहूं के पैदावार को, गेहूं को यूरोपियन कंट्री को बेचता है। और अभी इस समय रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई इससे आयात निर्यात नहीं करेगा, और यूरोपियन कंट्री काफ़ी इससे गुस्सा हैं। तो भारत तो रूस का दोस्त है या रूस का साथ दे रहा है, लेकिन भारत और क्या कर रहा है कि भारत इसको, इस आपदा को अवसर के रूप में ले रहा है कि रूस से ये लोग नाराज़ है, हमारा तो बातचीत दोनों तरफ से है, ठीक है ना, कि भाई जो यूरोपियन कंट्री है आपकी नाराज़गी को हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन विरोध हम रूस का भी नहीं करेंगे। तो अवसर क्या है इसमें कि अभी कृषि मंत्रालय अभी जो है मध्य प्रदेश में जाकर एक मीटिंग किए हुए हैं कि भारत अपने अब की बार गेहूं का उत्पादन भारत में ज़बरदस्त होने वाला है, ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं। तो भारत अपने गेहूं को यूरोपियन कंट्री, तुर्की उधर बेचने वाला है, क्योंकि रूस से ये लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो अब की बार ऐसी संभावना है कि किसानों को अपने गेहूं को बर्बाद नहीं होने देंगे, उनकी गेहूं अब की बार जम के खरीदी जाएगी, ठीक है ना। अभी कोई मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अब की बार गेहूं बहुत ज़बरदस्त खरीदा जाएगा, तो उसके पीछे का कारण ये है कि रूस से यूरोपियन कंट्री वाले गुस्सा हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो भारत के पास अब अवसर है कि भारत अपने गेहूं को बेच दे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हैं, तो कि अवसर कैसे बनते हैं, ठीक है ना, ये सब विदेश नीति की बातें हैं। तो अब की बार गेहूं का जो उत्पाद, मैं बता दूं, जितना यूरोपियन कंट्री में गेहूं पैदावार होता है उतना भारत के सिर्फ एक प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। तो मैं यह बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि कृषि भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में है। इससे पता चल गया होगा कि भारतीय जो कृषि है उन्नत अवस्था में क्यों आई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ज़बरदस्त उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है ना। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उन्नत अवस्था में इसके बावजूद भारतीय कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भारत में सिर्फ एक राज्य तो नहीं है, सपोज करिए कि पंजाब में अच्छा हो गया खेती, ठीक है ना, बिहार पिट गया बेचारा, आधा बाढ़ में चला गया। तो भारत तो पूरा है, ठीक है। अब यदि आप बहुत प्रैक्टिस करके एक हाथ को मजबूत कर लिए और एक पैर आपका क्या है, विकलांग है, दिव्यांग है, माफ़ करिएगा, ठीक है ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें पूरे शरीर को अच्छा करना है। तो सिंचाई के अतिरिक्त भारतीय कृषि विकास के मार्ग में अनेक ऐसे अवरोधक हैं जो केवल कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में है, लेकिन कृषकों की स्थिति क्यों अच्छी नहीं है उसको हम पढ़ते हैं। क्योंकि अनिश्चितता है, इस साल खेती अच्छी हुई, अगले साल होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भारत में बहुत अच्छी नहीं है। आज भी 100 में से 29 या 30% भूमि ही ऐसी है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। सामान्य कारण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की स्थिति क्यों अच्छी नहीं है हो रही, इसके पीछे यह बहुत बड़ा एक कारण है कि यदि परिवार में 5 लोग हैं, इस कार्य को 2 लोग बड़े आराम से कर सकते थे मशीनों की सहायता से, लेकिन 5 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। अब यदि 2 लोग करते, 10 लाख की इनकम होती, तो एक व्यक्ति 5 लाख का हिस्सेदारी होता उस पर, उसका जनजीवन अच्छा होता। अब 5 लोग हैं तो 5 लोग कितना करेंगे, 2 लाख करेंगे, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। 2 लाख रुपए क्या है आज के समय, पढ़ाई लिखाई, दवाई, खाना पीना, घर द्वार, ठीक है ना, छोटी बात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना, मतलब कि पूरे परिवार का संलग्न होना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बात समझ में आई। गैर कृषि उद्यमों के अभाव एवं तीव्र गति के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या, जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी काफ़ी कमी है। अभी आप हार्वेस्टर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन 10 साल पहले तो बच्चा सुना भी नहीं था कि हार्वेस्टर क्या होता है।
और आज भी यदि उत्तर प्रदेश में यदि आप लोग होंगे, किसी गांव में हार्वेस्टर आई है ना, तो अगल बगल पूरा जमघट लग जाए, कम से कम 50 लोग तो देखने जाएंगे हार्वेस्टर की कटाई हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि आज भी हम इससे बहुत दूर थे, अब धीरे धीरे पहुंच बढ़ रही है। यदि आपके बगल से कोई साइकिल जाएगी तो 10 लोग देखेंगे क्या उसको, अरे ये साइकिल जा रही है, सामान्य सी बात है। लेकिन हार्वेस्टर आ गया तो 50 लोग जाएंगे, क्योंकि वह अनदेखा है, आज भी हमारे पहुंच से दूर है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे कृषि में मशीनों का योगदान अभी भी काफ़ी ज़्यादा सीमित है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे किसानों के पास जो भूमि का क्षेत्र काफ़ी कम है, ठीक है ना। अब वो हाथी पाल के करेंगे क्या, 4 बीघे उनके पास ज़मीन है और हार्वेस्टर ले आए घर पे, बात समझ में आई। तो 4 बीघे में से 2 बीघा तो ऐसे बिक जाएगा उनका, उसके चक्कर में, हार्वेस्टर लाने के चक्कर में, ठीक है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, और हमारे देश में क्या होता है कि बंटवारे की पद्धति चलती है कि पिता से बेटा, बेटा से उनका बेटा, ठीक है ना। अब पिता अकेले थे, उनके 2 बेटे हुए, तो भूमि का बंटवारा 2 में हुआ, फिर उन बेटों के बेटे हुए, फिर बंटवारा हुआ, ठीक है ना। तो जनसंख्या भी एक प्रमुख कारण है कि कृषि अच्छी होने के बावजूद भी कृषकों का जनजीवन अच्छा नहीं हो रहा है। निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण, जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि वो अच्छी अच्छी किस्म की दवाएं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो मौसम विज्ञान के आंकड़े आते हैं, उनको वो अच्छे से समझ के खेती नहीं करते, ठीक है ना। तो अज्ञानता जो है वह भी कृषि में एक बहुत बड़ा समस्या है। आगे, अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं। भारतीय कृषि को वित्त और विपणन की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, अब जैसे अब कोई खेती स्टार्ट हुई तो बीज लाना है, हाँ, ट्रैक्टर से उसकी जुताई करनी, यानी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो गांव में क्या होता है कि प्रत्येक किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर ले, कि उन्नत किस्म का बीज लाए, उर्वरक लाए, ठीक है ना। यानी कि जो संसाधन होते हैं उनको वह उनको नहीं जुटा पाता अच्छे से। तो यह भी एक समस्या है कि जिससे कृषि जो है वो फल फूल नहीं रही अच्छे से, उनका जनजीवन अच्छा नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि समस्या कहाँ है। अभी हमने देख लिया ना क्या क्या समस्या है, अब उनको देखते हैं और थोड़ा विस्तार में देखते हैं। जोत का छोटा आकार, जो कृषक हैं उनकी समस्याएं क्यों नहीं सॉल्व हो रही हैं। मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था पहले भी कि क्यों नहीं हो रही हैं। खेती बाड़ी तो उन्नत अवस्था में जा रही है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन कृषकों की स्थिति क्यों नहीं अच्छी हो रही है, उस पर भी फोकस करते हैं। जोत का छोटा आकार, मैंने आपको बताया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि 1.6 हेक्टेयर भारत में प्रति व्यक्ति जोत का जो आकार है, यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास जो औसत जोत का आकार है 1.6 हेक्टेयर, ठीक है ना। 3.95 एकड़ भूमि होती है 1 हेक्टेयर में, तो 1.6 में कितना आएगा, 6-7 एकड़ आएगा। अब 6-7 एकड़ वाला व्यक्ति कौन सी बड़ी बड़ी मशीनें अपने घर पे लगा लेगा, ठीक है ना। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत की एग्रीकल्चर में मशीनें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जोत का आकार काफ़ी छोटा है। अब जोत का आकार छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि वंशानुगत व्यवस्था चलती है, उत्तराधिकारी नियम भारत में चलते हैं कि पिताजी से बेटे, बेटे से उनके बेटे में बंटवारा। और आप लोग को पता ही होगा कि भूपट्टेदारी का ढांचा। अब इसको समझते हैं। एक समस्या और है कि क्यों कृषकों की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, वो अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है ना। कुछ समय पूर्व तक जमींदारी तथा भू स्वामित्व की प्रणालियों के अंतर्गत कृषक स्वयं भूमि के मालिक नहीं थे। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था लाई गई थी, उसमें क्षेत्र के जमींदार को पूरी क्षेत्र के जो भूमि थी उसका मालिक मान लिया गया था, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि इस खेत के आप मालिक हैं और आपने 10 लोगों को बुलाकर 5-5 बीघे ज़मीन दे दी, बोल दी खेती करो और इसका आधा पैदावार हमें देना। अब खेती करने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता है कि कितने साल तक यह भूमि हमारे पास रहेगी, तो वह उस भूमि में ज़्यादा काम नहीं करेगा,
यदि ऊबड़ खाबड़ है तो उसको समथर नहीं करेगा अच्छे से, उस जमीन के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि उसको पता है ना कि यह अस्थायी तौर पे हमारी नहीं है, यह कब हमसे छिन जाएगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और जमींदार के पास भी भूमि का मालिकाना कब तक रहेगा यह भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि अंग्रेज जमींदार ही बदल दें। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों के पास स्थायी जो मालिकाना हक नहीं था। तो आपने देखा होगा गांव में कि भूमि है, भूमि में काफ़ी अधिक काम करना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ है तो उसको समथल करो, ठीक है, अच्छे से उसकी जुताई करो, देख रेख करो। जब दोनों ही मालिक नहीं हैं तो बस जो हुआ पैदावार कर लिए फिर छोड़ो हटाओ। तो उससे भी जो किसानों की स्थिति थी वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अब देखिए, अब आज़ादी के बाद जमींदारी व्यवस्था का तो अंत हुआ, लेकिन प्रॉपर तरीके से जमींदारी व्यवस्था का अंत नहीं हुआ। मैंने बताया था क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे नियम कानून थे जो कि उनको बचा ले गए, कुछ और नियम कानून का दाव पेच लगा के बच गए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि आज भी जो भूमि का बंटवारा है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, किसी के पास बहुत अधिक भूमि है तो कोई भूमिहीन है, ठीक है ना। तो जो असामान्य वितरण है भूमि का, इससे भी कृषकों की स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि जब भूमि कम होगी तो पैदावार कम होगा, और जब भूमि कम होगी तो बड़ी बड़ी मशीनें व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे, तो बल और खुद के श्रम से मेहनत करेंगे वहाँ पे तो पैदावार कम होगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था को भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य भूमि सुधार प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करना था, ठीक है ना, कि भूमि सुधार, जो भूमि का वितरण बहुत ही असामान्य तरीके से, अलग अलग तरीके से है, उसको अच्छे तरीके से भूमि का वितरण करना, और जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो वास्तविक किसान हैं, उनको ज़मीन देना। लेकिन इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं तकनीकी कारण। तकनीकी क्या कारण है जिससे कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो रही है? उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ठीक है ना। अब जो भारत के कृषक हैं उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता और निर्धन होते हैं, तो बड़े बड़े हार्वेस्टर और ड्रोन अपने घर पे नहीं मंगा सकते, ठीक है ना, कि उससे वो काम करें। जबकि पश्चिमी जो देश हैं, जैसे कि मैं बात किया था ना कि भारत के जो पश्चिम में देश हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी अधिक उपयोग में होती है, तो इसलिए वहाँ का उत्पादन भारत से अधिक होता है। भारत में विभिन्न उर्वरकों, उन्नत बीज आदि के, देखो अब भारत में एक समस्याएं और क्या है कि भारत के आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में, आप दिल्ली एनसीआर में बैठिए बात अलग है, आप बहुत ज़्यादा आउटर में जाइए, उत्तर प्रदेश के ही लास्ट जिले में जाइए आप, तो वहाँ पर क्या है कि उन्नत बीज, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीज की आवश्यकता पड़ती है, जब खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो जो क्रय केंद्र होते हैं वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, सही समय पर मिल भी नहीं पाता, ठीक है। तो उर्वरकों, उन्नत बीज, उन्नत उपकरण आज भी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, यानी कि उनके पहुंच से काफ़ी दूर है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं कि भारत में जो वर्षा का वो है वो हर जगह समान नहीं है, कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा होती है, तो कहीं बाढ़ भी आता है। तो सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं होने के कारण भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई। आइए एक डेटा देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत नहीं आज़ाद था, या फिर जिस दिन आज़ाद हुआ उस समय तक भारत में 19% खेतों तक पानी की पहुंच थी। यदि 100 एकड़ खेत है तो 19 एकड़ खेतों तक बड़े आराम से पानी पहुंच जाता था, ठीक है ना। और 81% जो खेत थे वो भगवान भरोसे थे, बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मरो, ठीक है ना। और आज भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, इतनी योजनाएं आई, ठीक है ना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 36% भूमि पर ही आज भी सिंचाई संभव है। यदि 100 एकड़ है तो 36 एकड़ में ही सिंचाई संभव है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, यह काफ़ी ज़्यादा विस्तारित टॉपिक था, क्योंकि किसानों पर टॉपिक था, ठीक है। तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप लोगों ने देख लिया कि खेती जो एग्रीकल्चर है वह भारत में कैसी है, और मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। चाहे वो सिंचाई की सुविधा हो, वह अच्छे तरीके से नहीं है, खाद और बीज
उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता नहीं है, अच्छी अच्छी मशीन नहीं है। तो क्या क्या ये सामान्य कारण हैं जिनसे कि एग्रीकल्चर बहुत प्रभावी ढंग से अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपके।